नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जैसे कि आपको पता है कि सिवान में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार आ चुके हैं और उनके साथ एक हस्ती और है। हम उनका परिचय उन्हीं से जानेंगे। सर, आपका परिचय? अच्छा, मैं कन्नन गोपीनाथन हूँ। अभी 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर था। 2019 में इस्तीफ़ा दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। सर, आईएएस बनने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है और आप उस पद पे जा करके और इस्तीफ़ा दे दिया, इसका कारण क्या रहा? नहीं, देखिए, वो कुछ लोग आईएएस बनने के लिए वो पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग कुछ करने के लिए आईएएस बनते हैं। तो मैं कभी ये नहीं समझता हूँ कि आईएएस बनने के लिए आईएएस मतलब का एग्ज़ाम किया। एग्ज़ाम एक आईएएस एक ज़रिया था जिसके ज़रिए आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकता है। और जब 2019 में स्पेशली दूसरे इलेक्शन के बाद जब मैं कलेक्टर उधर था, उसके बाद कश्मीर में जिस तरीके से पूरी स्टेट को उन्होंने बंद कर दिया था, जनता को रैंडमली लोगों को उठा के जेल कर दिया। और 370 हटाने के बाद की 370 हटाना हटा वो अलग बात है, बट उसके बाद जिस तरीके से एक स्टेट को शट डाउन कर लिया, तो मुझे लगा कि जो रास्ता पकड़ा है देश ने या सरकार ने जो किया उसके बाद ना उसने मीडिया उस पर सवाल उठाए, ना कोई जुडिशरी ने उस पर सवाल उठाए, ना जनता सवाल उठाए कि हमारा ही तो नागरिक है, उनके ऊपर इस तरीके के आप बंद कैसे कर सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसमें प्रशासन के अंदर रहते हुए जो मैं करना चाहता हूँ कि लोगों की जो हक की लड़ाई है उसको बढ़ाने के लिए सरकार के अंदर गए हैं, अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं गए थे। तो वो अंदर रहते हुए आगे कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठा। और मुझे लगा कि उस दौरान इतना ज़्यादा निशब्दता था, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, तो उठना ज़रूरी है देश के लिए। और कभी ना कभी ऐसे टाइम आता है कि सरकार को सेवा ना करने से देश का सेवा आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा ऐसा मौका है। छोड़ के ये काम क्यों कर रहे हो? तो ये रिएक्शन मैं करते आया हूँ कि क्यों जनता को अपनी काम के लिए खुद की आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है, क्यों अपने हक से लड़ना ज़रूरी है। अपने देश में अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? अगर अपने सरकारों से सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे? तो ये कहीं ना कहीं मैं लोगों से यही कहने मतलब कोशिश करता हूँ कि अपना है, सोच लीजिए, ये देश अपना है, ये ज़िला अपना है, सब अपना है और अपना देश में आपको अपना हक के लिए लड़ना ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि आज जो सरकार, भारत में जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, क्या इसमें लगता है कि मीडिया जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए था या जनता भी, इसके लिए दोषी हम किसी एक को नहीं बना सकते हैं, जनता हो या मीडिया हो, वो सवाल पूछ रहा है या वो परिस्थिति है कि आप सवाल अगर कहीं कहीं तो हम लोग देखते हैं कि सवाल पूछ देने के बाद नौकरी चली जाती है मीडिया के, कई लोगों उसके गवाह हैं। तो क्या आज एक अघोषित, आपको नहीं लग रहा कि देश एक अघोषित आपातकाल की तरफ चला गया है? खैर, मैं तो इसको उसी टाइम से बोल रहा हूँ जब ये बाकी जगह पे आने से पहले ही मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक पूरा प्रदेश, एक स्टेट जो है जिसकी आप मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, बस बंद कर देंगे, रैंडम वहाँ के सिटिंग एमपी को उठा के जेल कर देंगे। मान लीजिए बिहार के एमपी को सारे को उठा के जेल कर दिया, सारे पूर्व मुख्यमंत्री को जेल कर दिया, कोई रीज़न नहीं है, और आप सबको बोला है कि आज के बाद कोई इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते। तो इससे ज़्यादा तो आपातकाल क्या हो सकता है? जब और उन्होंने कोई संवैधानिक तरीका, जो इमरजेंसी है संविधान के अंदर जो प्रोविजंस है, उसको बिना यूज़ किए इसको किया है। तो ये वहीं थोड़ा सा हमारा एंटीना ऊपर होना चाहिए था कि जो रास्ता पकड़ रहा है सरकार, ये कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है। थोड़ा बुलिंग गवर्नमेंट हो रहा है कि हमने जो हमने बोल दिया वो करना ही होगा, ज़्यादा सवाल मत पूछो, हमें पता है क्या सही है और पूरा देश के लिए हम तय करेंगे। एक बार आपने चुन लिया, चुनने के बाद अभी आवाज़ उठाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में अभी इलेक्शन लड़ लिया, उसके बाद इलेक्शन तो एक सरकार को चुनने का प्रोसेस है, वो लोकतंत्र नहीं है। उसके बाद जो कंसल्टेंसी जनता के बीच में आप करते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता आपसे मांगते हैं, हक से मांगते हैं, उस पर आप किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं, वो कंसल्टेटिव प्रोसेस, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। वो टूट गया कहीं ना कहीं, चुनने को सिर्फ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मानने लग गया। उसके बाद अगर जो भी सवाल उठाते हैं वो ऐसे सोचने लग गया कि ये सवाल उठा रहे, इसका मतलब ये सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो सारे लोगों को ये बता दिया कि सरकार और देश एक है। तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये देश के खिलाफ बोलने का कोशिश कर रहे हैं। अगर देश के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं तो इसका चुप कराने का काम जो है सिर्फ सरकार का नहीं है, सभी जनता का है कि उसको चुप करा दे।
तो सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहलाने का एक लेजिटिमाइजेशन प्रोसेस हुआ। ये इसके कारण क्या होता है, एक सही फीडबैक भी नहीं जाता सरकार को, क्योंकि कोई बोलने से डरता है, कुछ भी बोले पता। एक तो बात है कि सरकार आपके ऊपर क्या करेगा, वो तो एक पार्ट है, आपके समाज के अंदर ही लोग आपके ऊपर क्या बोलेंगे वो भी तो एक पार्ट हो जाता है। तो ये सरकार से सवाल पूछना बहुत आसान काम होना चाहिए था। अभी सरकार से सवाल पूछना मतलब कोई रिबेलियस काम हो गया, ऐसे लग रहा है कि हम कोई भगत सिंह बन रहे हैं जो अगर सवाल पूछ रहे हैं। सब देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात, हमें लगता है कि इतना मन की बात किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। लेकिन एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं कर पाया। अब एक बार हमने देखा था कि वो जो अभिनेता हैं हमारे देश के अच्छे अभिनेता हैं अक्षय कुमार, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे। अगर देश का एक छोटा सा पत्रकार भी अगर उनसे सवाल पूछता कि आपने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 35 रुपये का पेट्रोल बिकेगा, 2 लाख नौकरियां हर साल आपको देंगे, तो ये सब सवाल ये कोई दूसरा उन्होंने कहा था जनता के बीच जाकर के, और बाद में आप पलट गए। तो आज उस तरह का जो माहौल है ये कैसे बदलेगा, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक थोड़ा मैं थियोरेटिकल अगर बताऊं तो डैन कहन करके एक सोशल साइंटिस्ट है, उनका एक स्टडी है कि जिसमें आया है कि अगर हमें लगता है कि हमारे पहचान, हमारे आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं खतरा है, तो हम रीजनिंग, हमारी जो रैशनल सोचने का जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। अभी हमें एक पूरा समाज को इस वाले हिंदू खतरे में है या समाज खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में, ये वाला एक मोड में चला गया है। जब धर्म खतरे में है तो क्या 50 रुपये ज़्यादा पेट्रोल को नहीं दे सकते आप, क्योंकि सवाल आपके बीच में, ये दोनों के बीच में आ गया कि 50 रुपये ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है या आपका धर्म को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक कोई इनकी थॉट प्रोसेस नहीं है, तो बहुत लोगों ने स्टडी किया हुआ है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। जब आपको ये सिर्फ हिंदू के नहीं हो सकता मुसलमान को बोल दे कि आपके धर्म खतरे में है, या किसी और को बोल दे कि आपके खतरे में है। ये खतरे में होता तो फिर आप खुद नहीं सोचते कि यार मेरा जो 50 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है वो 100 रुपये आज क्यों नहीं, वो सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि आपका रीजनिंग लेवल कम हो जाता है। आपको ये लगता है कि नहीं, पहले ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, ये सरकार आपको बचा सकते हैं, फिर सरकार में आने के बाद बोलते हैं कि सरकार खतरे में है, सिर्फ हिंदू ही बचा सकते हैं। ये लूप में चले गए। लेकिन सर आज जिस तरीके से ये भी बातें सही हैं आपकी, लेकिन आज जिस तरीके से देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे मोदी जी, एक स्टेट का चुनाव है बंगाल, और वहाँ पे पूरी ताकत बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है। वहाँ अगर टीएमसी के जो विधायक थे कल दागदार थे और उनके यहाँ आ गए तो ठीक हो गए। क्या लगता है कि महंगाई या किसान के साथ जिस तरह के व्यवहार सरकार कर रही है, 200 के आसपास लोग मर गए, लेकिन किसी मीडिया ने ये दिखाने का काम नहीं किया कि ये लोग कैसे मरे, आंदोलन में कहाँ किस तरीके से मरे। तो ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या ये मुद्दा बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और बीजेपी को लोग बताएंगे, उसकी असलियत बताएंगे कि भाई आपने जो वादा किया था बिल्कुल वादा से मुकर गए? देखिए, मैं वापस वही कहता हूँ, जब आपको ये लगने लग जाता है कि कुछ अस्तित्व, आपका जो एग्जिस्टेंस है या आपका जो आप अपने आप को पहचान करते हैं जिस चीज़ को, उसको खतरे में है करके हर दिन जब आपको बोला जाएगा, बाकी सारे मुद्दों के ऊपर आप खुद के भी नुकसान की बात होगी तो भी आप ये कहेंगे कोई बात नहीं, हमारा काम ये नहीं है कि मेरा फ़ायदा देखना, मेरा काम है कि मैं कुछ बहुत बड़ा एक चीज़ का पार्ट हूँ, उस पार्ट में बचाना मेरे लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। अपना नुकसान हो कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। ये फीडबैक आ गया। ये फीडबैक थॉट प्रोसेस को कटने के लिए कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि क्यों ये फीलिंग आपके अंदर डाला गया। ये फीलिंग इसलिए डाला गया ताकि आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो सवाल पूछने का, आपका रैशनैलिटी जो है, क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नुकसानदायक है, ये सारे सवाल आपके मन में आए ही ना, ये सारे एक तरफ हो जाए और एक ही मुद्दा जो है उसको लेकर ही सरकार ही मतलब किसी तरीके से बचा सकता है टाइप उसमें उसको जाए। तो ये बात करना ज़रूरी है, ये बात लोगों के बीच रखना ज़रूरी है। ये बात अगर जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तो अपने फ़ायदा और नुकसान की बात वो पूछेंगे ही नहीं। तो आखिर ये बात कौन करेगा? जो विपक्ष है वो तो कई घड़े में बटा हुआ है, सब अलग अलग राग लड़ाप रहे हैं। तो जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक इतनी बड़ी जो एक प्रोपेगेंडा की सरकार है इससे कैसे निपटेंगे?
हालांकि बंगाल ने एक अच्छा मैसेज दिया है। बिहार में जो गलती हुई थी ओवैसी साहब को लेकर के, ओवैसी जब यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए तो लगभग 20 सीट वो प्रभावित किए और उनका ऐलान था कि बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे वो, लेकिन बंगाल के लोगों ने शायद जवाब दे दिया और ओवैसी साहब कम बैक हो गए, वो बैक हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, बंगाल में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये अगर सब कुछ सारे लोग अगर एकजुट मिल करके ये जो धर्म की बात, जब चुनाव आता है तो आप राम की बात करते हैं, सीता की बात कर रहे हैं, आज भी बंगाल के चुनाव में ये हो रहा है। तो बंगाल की समस्या पे क्यों बात नहीं हो रही है? बंगाल की समस्या जो है वो किसके कारण से है? सिर्फ स्टेट को आप दोषी नहीं बना सकते, उसके लिए केंद्र भी दोषी है। तो ये इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आज भी अरुण गोविल कल वो बीजेपी में शामिल हो गए, लगा कि नाम मिल गए, अब नैया पार लग जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के भाषणों से नैया पार लगेगी इस बार? देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ, ना अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लेकिन सर आज जरूरत है। हाँ। आपने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हाँ। और ये जात पात की राजनीति से आप बहुत बड़ा गेम नहीं, कुछ देर के लिए क्षणिक आपको लाभ मिल सकता है, बहुत बड़ा गेम नहीं कर सकते हैं। तो आप जैसे लोगों को आना चाहिए और ये एक अच्छी लोगों को सीखना चाहिए। नहीं, ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में आना गलत है या देखिए पॉलिटिक्स में उतरता नहीं है, मैं जितना समझता हूँ पॉलिटिक्स एक चढ़ाव है कि आपको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जब दिन आता है कि इस देश में आप अगर चाहे ना चाहे आप पॉलिटिक्स के पार्ट है, आप उससे साइड हट के तो जी नहीं सकते। तो इसको गलत ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आना चाहता हूँ नहीं आना चाहता हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक थॉट लीडरशिप की भी ज़रूरत है, एक डिस्कशन की ज़रूरत है, जो इस सिर्फ ये पार्टी या वो पार्टी के बीच का ही जो डिस्कशन ना हो। आप सोच लीजिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे कई सारे लोग थे जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, कई सारे लोग थे जो थॉट लीडरशिप देते थे, या इवन जेपी के टाइम पे लीजिए, उन्होंने एक हटके एक पॉलिटिकल लीडरशिप अलग चल रहा था, एक थॉट लीडरशिप अलग चल रहा था। देश में हमेशा थॉट लीडरशिप की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि सोचने के लेवल यहाँ नहीं है तो अगर यहाँ है तो पॉलिटिक्स भी यहीं होगी, पॉलिटिक्स भी वहीं होगी। अगर सोचने के लेवल यहाँ है तो पॉलिटिक्स वहाँ होगा, तो यहाँ से इसका फर्क पड़ जाता है। तो ये शुरुआत है कहीं ना कहीं, एक दो जनरेशन हमने भी, हमारे जैसे जनरेशन ने भी पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं लिया, उसको ये सोचा है कि सिर्फ अपना पढ़ाई करे, नौकरी करे, या जैसे सिवान में है, मैं बाहर अभी घूम के आ रहा हूँ, कम यहाँ से 100 मीटर नहीं गया, कम से कम 4 या 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल का बोर्ड दिखा, स्कूल दिखा, या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मतलब ऐसा है, जो भी मीडिया दिख रहा था ये है कि यहाँ से कुछ पढ़ाई करो और यहाँ से बच के भाग जाओ, है ना। सिवान से आप निकल जाइए, कहीं और नौकरी कर लीजिए और वहाँ पे जाके फिर ठीक हो जाइए। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि अपना जो परिस्थिति है उससे कहीं ना कहीं हम निकल जाएं, परिस्थिति को इम्प्रूव करना या हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के जगह पे हम इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम बच जाए बस इस चीज़ से। ये एक पूरी जनरेशन, 2 जनरेशन ने करने लग गया, सिर्फ नौकरी, पैसा, मूवी देखो, ख़त्म, बात ख़त्म, और घर बनाओ, बीवी, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा अपने कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में जो पॉलिटिक्स आया वो एक लेवल का पॉलिटिक्स आया जो कुछ बाकी कई सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके उन्होंने पावर में आना सीखा। ये एक प्रोसेस है, मैं नहीं समझता तो इसी 5 साल में 6 साल में देश बिगड़ जाता है, बन जाता है, ऐसे नहीं समझता हूँ। ये देश जो है ना 4-5 हज़ार का सिविलाइजेशन है और 70 साल का तो अभी इंडिपेंडेंट स्टेट भी है। इंडिपेंडेंस मिला पर हम नागरिक नहीं बने। तो मेरा तो जो प्रोसेस है आने का, यहाँ भी आज आने के बाद ये है कि हम प्रजा रह गए। प्रजा का मतलब ये है कि अच्छे राजा भी हुआ करते थे जब प्रजा को कुछ अच्छी चीज़ें देते रहते थे, पर प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे राजा। प्रजा ये नहीं पूछ सकते थे कि भाई ये क्यों नहीं दे रहे हो, जो राजा दे रहे हैं, हाँ अच्छा दिया तो बोला अच्छा राजा है, नहीं दिया तो बोला बुरा राजा है, बस बात खत्म, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे आते हुए आप देखेंगे कि रास्ता कितना, मतलब पूरा हाईवे है जो मुझे लगता है कि 4-5 साल में उसी हालत में होगा, पर कोई पूछता नहीं है कि क्यों, आपका पैसा है ना, किसी और का पैसा तो है नहीं, वो 4 साल से वो हाईवे उसी हालत में क्यों है, किसका पैसा है, वो अपना सोचेंगे तभी तो वो सवाल पूछेगा। अगर मेरा पैसा है जो खराब हो रहा है तो पूछेंगे, क्योंकि अपना पैसा जाने का दर्द होता है। अपना नहीं समझेंगे तो लगेगा कि सरकार का काम है, तो सरकार क्यों नहीं कर रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस, ये डिस्कशन कंटिन्यूसली जब तक नहीं होता है, हम खुद प्रजा से नागरिक जब तक नहीं बनते। नागरिक का मतलब है कि हक से पूछ सकते हैं, चाहे कलेक्टर के ऑफिस में भी जाए
हक से अपनी बात रखें। ये नहीं कि सर आ जाए 15 मिनट है ना, हाथ जोड़ के खड़े रहे तब जाके मिले और मिल लिया तो उसी में खुश हो जाए, ये बात नहीं है। क्यों है, हक से अपनी बात रख सकते, हक से अपने बोले कि क्यों नहीं हुआ ये काम, ये पूछने का जब हिम्मत आएगी तब आप नागरिक बने। नहीं तो क्या है, साइड से पुलिस आएगा, लाठी उठाएगा, ढट बोलेगा, अरे साइड, हम साइड से निकल जाते हैं। हम प्रजा है। तब जब अपने हक से बात, अपना देश में, अपने देश है, यहाँ पे हम अपनी हक से बात नहीं रख सकते तो कहाँ रख सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसको आज की चुनाव में ही सब कुछ डिसाइड होगा, कल के चुनाव में डिसाइड होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और आज और कल की चुनाव के लिए इस चीज़ को साइड में रखना साल ही सही। जब कोई मुझे मैसेज आया, जैसे मैं सिवान में आ रहा हूँ, लोगों ने कम से कम 4-5 चीज़ें लिख के भेजा कि सर इसके बारे में आप बात करिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं एक दिन के लिए आ रहा हूँ, मैं एक दिन बात करके चला जाऊँगा। सिवान तो आपका है, जी जी, आपको उठाना चाहिए मुद्दा, है ना। अब मुझे मैसेज करके शायद हो सकता है मेरे मंच पे कहने से 2 लोग सुने, इसके लिए शायद कह रहे होंगे, पर मुद्दा आपका है, जिला आपका है, तो आवाज़ भी आपका होना चाहिए, उठना भी आपको ही होगा। ये अवेयरनेस आना ज़रूरी है। ये अवेयरनेस आने के बाद मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिटिक्स अपने आप ही चेंज होगा। जब आप प्रजा रखते हैं तो बहुत आसान है आपको डिवाइड करना एक दूसरे चीज़ में, और थोड़ी लंबी, मतलब इट्स लॉन्ग प्रोसेस। चलिए, आपने देखा कि अभी गोभी साहब जो IAS पूर्व अधिकारी रहे हुए हैं, इनसे बातचीत हो रही थी और एक अच्छी बात इन्होंने कही, पढ़े लिखे लोगों से जब बातचीत होती है तो ऐसे ही मसले सामने आते हैं। और उनका एक साफ कहना था कि ये बातचीत का सिलसिला चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उसी चर्चे से वो सारी व्यवस्थाएं निकलती हैं जो हम और आप सभी लोग चाहते हैं। जिस तरह से एक कड़वी सच्चाई भी उन्होंने बताया कि जो भी लोग हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ से रास्ते से जब आ रहे तो 4-5 अच्छे स्कूल जो हैं वो उसका बोर्ड लगा हुआ था, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, एक काबिल इंसान बनते हैं और उसके बाद से अपनी इस मातृभूमि को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर वही लोग यहाँ रह करके अपनी बात को रखते तो शायद इनके जैसा, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग, बिहार का ये है कि जब भी हम बाहर में जाते हैं तो कोई ऐसा देश नहीं जहाँ बिहार के पढ़े लिखे लोग ना हो, कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं जहाँ बिहार के 4-5 लोग ना हो, ये दिखाई देता है वहाँ पे। तो इसकी एक सच्चाई उन्होंने बताया कि अगर ये लोग यहाँ पे रह के और बिहार की दुर्दशा पे अगर बातचीत करते, आवाज़ उठाते, तो शायद आज बिहार की दुर्दशा ऐसी नहीं होती। लेकिन उन्होंने एक आज की जो किरण साफ शब्दों में कहा कि आने वाले समय, इसकी कोई ये नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में हम काम सफल हो जाएंगे, या ये एक लंबा प्रोसेस है, ये चलेगा और चलना चाहिए, तभी जा करके हमें जो सपना देखा हमने, वो सपना हम पूरा कर पाए। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। Daffodils and English Medium School, Mahadeva Mission Compound, Siwan. Admission is going on session 2021-22. Calm, quiet, peaceful and green environment.
loving, caring and skilled teachers and staff, audio and visual methods of teaching, safe and sound surrounding, CCTV surveillance, 5-day week computer of classes, art and craft national winner in drawing and painting, योगा एंड फिजिकल ट्रेनिंग। याद रखें, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं डैफोडिल्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, महादेवा मिशन कंपाउंड, सिवान। मोबाइल नंबर 9631724798। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चलें आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। मोबाइल नंबर है 7543886786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीको कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 735273561। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और आप सबको मेरा आदाब। मैं हूँ अपरा मेहता। भाई, स्मार्ट हो गया आजकल की पढ़ाई का तरीका। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कर दिया है अपग्रेड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिवान के नंबर 1 स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉडर्न और इंटरेस्टिंग तरीकों से बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी की आगे की दौड़ में बच्चा अपनी मंजिल खुद तलाश कर सके। साथ ही आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हर तरह के स्किल को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और जिंदगी की रेस में वो रह सकता है सबसे आगे। अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने चुना है
डॉन बॉस्को हाई स्कूल, संपूर्ण विकास और प्रगतिशील सोच वाला शहर का एकमात्र स्कूल। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यही है बेस्ट, इसीलिए आज ही विजिट कीजिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल या फिर लॉग ऑन टू www.dbhs.edu.in पर। दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is Ramraj Mode, Hanuman Chai के दुकान के पास, सिवान। Emmanuel Mission High School. Contact number 7070640653 and 7717786686. And Emmanuel Convent School. Contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi, admission open for class nursery to 9th, session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300.